नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे 10 गोल्डन रूल्स फॉर एडवोकेट्स, मतलब जो न्यू एडवोकेट्स बनते हैं उनके लिए 10 गोल्डन रूल्स के बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, अब एडवोकेट तो आप 3 साल की पढ़ाई या 5 साल की पढ़ाई करने के बाद एडवोकेट आप बन जाएंगे, लेकिन कॉलेज से निकलने के बाद आपको कैसे चलना है, क्या करना है जिससे आप एक अच्छे एडवोकेट के लेवल तक पहुंच सके जल्द से जल्द। इससे क्या होता है कि अगर आप अच्छे एडवोकेट बनते हैं, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, कोई भी केस में आप, चाहे फैमिली हो, कोई भी केस में अगर आप लड़ते हैं तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट होने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितना भी ज्ञान रखिए, मतलब कॉलेज आपका ज्ञान का स्पेस है, लेकिन जब आप मार्केट में निकलेंगे, मतलब जब आप कोर्ट जाने लगेंगे, तब वहां पे एक्सपीरियंस सब कोई खोजता है। अब देखिए, सीधी बात है कि अगर आप अपना खुद का ही अगर हार्ट का ऑपरेशन करवाना चाहेंगे तो आप क्या सोचेंगे? सबसे पहले आप एक्सपीरियंस होल्डर को खोजेंगे कि जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है उसी को हम अपना हार्ट का ऑपरेशन कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपको ट्रस्ट होगा ना, भले वो अच्छा है कि अच्छा नहीं है वो बाद में देखा जाए। देखिए, डॉक्टर के साथ भी बहुत समय प्रॉब्लम हो जाती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में, लेकिन फिर भी आप कोशिश करेंगे कि मेरा जो ऑपरेशन करे या मेरे को जो ट्रीटमेंट करे, जो मेरे को इवन मेडिसिन सब वो करे, वो एक एक्सपीरियंस हो। तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस को भी लेने के लिए आपको एक अच्छे तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको 10 गोल्डन रूल्स बताता हूँ। देखिए, एक मिनट में वो ले लो अपना। अब ये क्या है कि पहला हमें ये कहता है कि एडवोकेट डज नॉट लेस और मोर वर्क। देखिए, सबसे पहले तो जब आप एडवोकेट बन जाएंगे ना, तो सबसे पहले आपका ये होगा कि आपके पास बहुत कम या बहुत ज्यादा काम नहीं होगा, समझ रहे हैं? तो इसी चीज का फायदा उठाना है कि जहां पे आपके पास ज्यादा काम भी नहीं है और ज्यादा कम काम भी नहीं है, जो थोड़ा काम आ रहा है उसको ही आपको बेटर वे में करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि इसी पॉइंट में सब पॉइंट है। पहला कि पहला को बेटर वे में करना पड़ेगा, और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास किस किस तरह के केस आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट हम ये कहते हैं, विजिट कोर्ट एट 10 to 4। माने देखिए, हमेशा कोर्ट जाइए, रोज कोर्ट खुलने का समय क्या है? 10 बजे से 4 बजे तक। तो पहला काम आपको ये करना है कि 10 बजे से 4 बजे तक आप कोर्ट में प्रेजेंट रहें हमेशा, क्योंकि आप वहां जाएंगे तो आप समझेंगे ना कि ये माहौल कैसा है, क्योंकि आपको जहां काम करना है, मतलब जिस फैक्ट्री में काम करना है, उस फैक्ट्री के बारे में तो आपको पता चलना चाहिए ना कि वो फैक्ट्री कैसे रन करती है। तो उस फैक्ट्री में आपको हमेशा ऑन टाइम पहुंचना है, क्योंकि देखिए, हमारा जैसा फैक्ट्री है, हमारे फैक्ट्री में कोई प्रेजेंट एक्शन करता नहीं है। तो लोगों का मन हुआ, जैसे आपके पास 2 काम आ गए, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं कि नहीं आज यहाँ नहीं वहां चले जाते हैं, नहीं, कभी नहीं। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको 10 बजे से 4 बजे तक उस फैक्ट्री में जाना ही है। भले आप कुछ काम पड़ गया कि बहुत जरूरी है, हमको कहीं और जाना है, तो आपको सबसे पहले तो देखना है कि वो 10 बजे के 4 बजे के बाद हो पाएगा कि नहीं। अगर हो पाता है तो ठीक है, एकदम ओके है, और अगर नहीं हो पाता है, मतलब आपको कोई काम के पर्पस में, जैसे लैंड को आपको रजिस्ट्री करना है, तो रजिस्ट्री, लैंड के रजिस्ट्री ऑफिस में तो जाना पड़ेगा, तो वो भी एक सब फैक्ट्री समझिए उसको। तो 10 बजे से 4 बजे तक अपने आप को इतना बिजी रखिए कि आपका कोई एक्स्ट्रा काम, मतलब बाहर वाला काम नहीं आना चाहिए आपके पास। और अगर आपका काम नहीं आ रहा है तो आगे आगे मैं बताऊंगा कि क्या करना है 10 बजे से 4 बजे के बीच में। थोड़ा तबीयत खराब है मेरा, मतलब ठंडा लग गया है, तो अगर वॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आई एम सॉरी व्यूअर्स। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तीसरा, मैं सारा पॉइंट धीरे धीरे नीचे देता रहूंगा, कोई टेंशन नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा पॉइंट दूंगा नीचे। मेक पर्सनल डायरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डायरी बनाना बहुत जरूरी है। देखिए, आप क्या करिएगा, आपको पढ़ाया जा रहा है सब कुछ, आईपी से पढ़ाया जाएगा, टॉर पढ़ाया जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, सीपीटी पढ़ाया जाएगा, सीपीसी माने सिविल लॉ पढ़ाए जाएंगे, उसके बाद आपको सीआरपीसी माने क्रिमिनल लॉ पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले तो आप मार्केट में उतरते ही आप देखेंगे कि भाई सबसे पहले मेरा कहाँ पे ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, तो मतलब जहाँ पे मेरे ज्यादा केस हैं स्टार्टिंग में, वहीं पे आप घुसेंगे, तो आप उस केस का तो आप डायरी बना ही रहे हैं। उसके साथ साथ जिस चीज में आपको फील्ड में जाना है, उस फील्ड को भी अगर आप ऑफ करना चाहते हैं, जैसे लोग एडवोकेट क्या करते हैं ना, सबसे पहले सिविल से शुरू करते हैं और जाते हैं क्रिमिनल की तरफ, धीरे धीरे जाते हैं। ज्यादातर एडवोकेट का मन रहता है क्रिमिनल करने का, क्रिमिनल बहुत अच्छा, मैं भी एडवोकेट में क्रिमिनल ही करने वाला हूँ, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी, क्रिमिनल का कोशिश करूंगा प्रैक्टिस करने की ज्यादा से ज्यादा।
तो क्या होता है कि क्रिमिनल, अब आपको ना हमेशा एक पर्सनल डायरी मेंटेन करना पड़ेगा। पर्सनल डायरी में आपको यहाँ पे ये रखना पड़ेगा कि ये, और अलग अलग डायरी, छोटी डायरी रखिए लेकिन अलग रखिए, जिसमें अगर आप केस लिखे हैं आईपीसी का केस 483 या फिर 307 मर्डर, तो यहाँ पे ये सब केस लिखे तो आप ऐसा ना लिखना पड़े कि एक ही डायरी में हौच पौच हो गया है कि यहाँ पे आप आईपीसी लिखे हुए हैं, नेक्स्ट पेज में आप सीआरपीसी लिखे हुए हैं, तब आप खुद परेशान हो जाएंगे कि आप खुद ही डायरी मेंटेन करना बंद कर देंगे। इसीलिए डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड एवरी डिटेल ऑफ केस फॉर विच एडवोकेट असिस्टिंग इन इट, मतलब सबसे इसमें ये कह रहा है कि आप जब भी कोई भी केस कर रहे हैं, मतलब और या तो फिर किसी के अंडर काम कर रहे हैं, क्योंकि पहला 1 साल जब आप एडवोकेट में हैं तब पहले 1 साल तो आप किसी के अंडर ही काम करेंगे ना, तो आप उस 1 साल में आपको जिसके अंडर में रह के आप असिस्ट कर रहा है, उस असिस्टेंट उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए आपको केस बनाते रहना है। मतलब केस कैसे जाता है, हर एक चीज, मतलब एक क्रिमिनल कैसे बनता है, पूरे एक ड्राफ्टिंग से प्लीडिंग से शुरू करके सब कुछ आपको लिखना है। साथ में आपको सिविल में जैसे आप लैंड का रजिस्ट्री करने जा रहे हैं तो क्या क्या म्यूटेशन चाहिए, म्यूटेशन के बाद टैक्स चाहिए, टैक्स के बाद वाटर चाहिए, वाटर के बाद मतलब आपका रजिस्ट्री चाहिए, कब कहाँ कैसे फोटो लिया जाएगा, कैसे दोनों पार्टी को साइन करवाएंगे, सब कुछ का आपके पास एक डायरी मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि आप किसी एक केस में घुसेंगे, करने घुसेंगे, तो जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक तो वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, तो आपका डायरी भी इनकम्प्लीट रह जाएगा। इसीलिए जैसे ही वो खत्म, जिस लाइन में खत्म हो रहा है उस लाइन में, मतलब देयर ऑन द स्पॉट, मतलब होता है ना, आप जब काला कोट पहनते हैं, ठीक है, और शान की बात है, काला कोट आप जब पहन रहे ना, एक पॉकेट में आपका यहाँ पे एक डायरी रहेगा, एक पॉकेट में यहाँ पे एक डायरी रहेगा, और पेन आपका अंदर की तरफ रहेगा। इससे क्या होगा कि आप पेन निकाले, आपको सीआरपीसी चाहिए, आप यहाँ से डायरी निकाले, आपको आईपीसी चाहिए, यहाँ से डायरी निकाले, तो ऐसे करके चलना है हम लोग को। पहला मतलब ये कुछ साल का ही मेहनत है, जैसे पहले 3 साल आप पढ़ाई किए हैं, अगर आप बीकॉम करके गए हैं तो दूसरा 3 साल आपको बस इतना करना है। 3 साल मैक्सिमम करिएगा, आपको दिखेगा हर चीज आपको याद आ रहा है, हर चीज, मतलब कोई भी अगर आपके पास आएगा ना, कोई केस बोल रहा है आपको, तो आप बोलेंगे इतना नंबर सेक्शन, इतना नंबर सेक्शन, इतना नंबर सेक्शन, मतलब 500, 600, 700, 800, मैंने 700-800 सेक्शन आप जब किसी को बता देंगे ना कि आप ऐसे ऐसे हम लोग केस करने वाले हैं, तो वो क्लाइंट जो है ना वो खुद में इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ इसके पास नॉलेज है, इसके पास मेरे को जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब 5th पॉइंट हमारा ये है, मेक नोट ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग एवरीडे। मतलब ड्राफ्टिंग जो कर रहे हैं, जैसे कि सिविल लॉ का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्रिमिनल लॉ का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि देखिए एडवोकेट के पास जब आप सीनियर एडवोकेट के पास जब काम सीखेगा तो वो आपसे ज्यादा ड्राफ्टिंग करवाएगा। तो ड्राफ्टिंग करवाते टाइम पे आपको ये सब देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे ड्राफ्टिंग होता है, लीगल ड्राफ्टिंग, मतलब एकदम ये पेपर नेक्स्ट जज साहब के पास जाएगा, वो ड्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत चाहिए रहता है कि हर एक चीज को। और देखिए सिविल लॉ में क्या होता है ना कि आप इसको चेंज कर सकते हैं आफ्टर माने जजमेंट, माने जज साहब के पास पहुंच गया उसके बाद भी आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं ये जज साहब ये नहीं, वो हो सकता है वो सेक्शन हम डालना चाहते हैं, लेकिन क्रिमिनल लॉ में आप नहीं डाल सकते। क्योंकि देखिए इसमें हम छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे कि कोई किसी को चाकू मार दिया, अब वो मरा नहीं है, अधमरा है, ठीक है, दैट मींस क्या, उसको लगेगा 302 ऐसे करके लगेगा, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर लगेगा। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए आप केस बना दिए कि आप अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, ठीक है, और वो आदमी मर गया, 307 हो गया उसके साथ, मतलब वो मर गया, अटेम्प्ट टू मर्डर से मर्डर हो गया, ठीक है, अब उसी इंसान ने चाकू मारा था जिसकी वजह से वो मर गया, तो आप इस चीज को ना 302 को नहीं हटा पाएंगे, अटेम्प्ट टू मर्डर के साथ नहीं जाएगा। क्योंकि भाई अगर किसी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है और मर्डर, जैसे आप मर्डर, अब आप बोलेंगे यार जब तक मरेगा नहीं तब तक हम कैसे केस बनाएंगे, बात सही है आपके, क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब होता क्या है ना, इसमें आपको ये दोनों चीज लिखना पड़ेगा कि 302 में, मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर में अभी मेरा केस है, इसके बाद अटेम्प्ट टू अगर मर गया तो मर्डर हो सकता है, मर्डर के भी चार्जेस आपको बताने पड़ेंगे कि ये चार्जेस लगेंगे उसके, मतलब बोलता है ना कि मर्डर का केस ठोक दिया है, समझ रहे हैं, ऐसे करना है। मतलब ये चीज का आपको लीगल ड्राफ्टिंग हमेशा, क्रिमिनल का अगर जो सीखना चाहता है तो आंख बंद करके लीगल ड्राफ्टिंग सीखना ही पड़ेगा, कुछ नहीं करना है आपको। मतलब आपका सीनियर एडवोकेट जो है वो जिस तरह से आपको बताया कि इस तरह से ड्राफ्टिंग होता है उस तरह से ड्राफ्टिंग करिए, एकदम आंख बंद करके। ऐसा नहीं है कि अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाना है उस समय, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि लीगल ड्राफ्टिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको जानने के लिए बहुत कुछ है, और आपका दिमाग खाली सेक्शन में पड़ा हुआ है कि ये सेक्शन दे देते हैं, ये सेक्शन दे देते हैं, ये सेक्शन, यहाँ से बच के वो नहीं निकल पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
बहुत वकील है जो 6 को 9 करना जानते हैं। तो इस हिसाब से आपको इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है ना कि भाई हम जब लीगल ड्राफ्टिंग कर रहे हैं मेरे सामने मेरे आसपास कोई भी वकील खड़ा ना हो पाए। दैट मीन्स जब हम लीगल ड्राफ्टिंग करके जैसे आपको दे दिए तो कोई हमसे जीत मतलब आगे ना बढ़ पाए। 6th नंबर जो है अंडर द यूनिकनेस ऑफ एवरी ड्राफ्टिंग एंड मेक नोट्स। क्या है, अब ड्राफ्टिंग जब होता है ना तो आपको ना अपने आप को समझाना मतलब अपने आप को थोड़ा यूनिक रखना है। जैसे कि आपकी अच्छी इंग्लिश हो सकती है, मैंने यू हैव टू राइट इन सच अ वे दैट someone cannot beat you in the level of drafting। अब इसमें क्या होता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप जब जाएंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। मतलब यू हैव टू इंग्लिश माने यू हैव टू से इंग्लिश इन दैट वे दैट नो वन कैन मेक यू फूल इन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अब आपको कोई भी फूल नहीं बना सकता, मतलब आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। और आपका क्या है ना कि अगर आप सामने वाले को देखिए, कोर्ट में क्या होता है ना कि इंग्लिश में अगर आप देखिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो इंग्लिश में नहीं चलता है, जो रीजनल लैंग्वेज है उसी से चलता है, उसी से काम हो जाता है। लेकिन कोर्ट में एक चीज हमेशा याद रखिएगा, कोर्ट में क्या होता है ना कि जब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे सिर्फ इंग्लिश चलता है। अब कैलकाटा मतलब मैं तो वेस्ट बंगाल से हूँ तो कैलकाटा हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा इंग्लिश नहीं चलता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको टारगेट है ना तो आप ड्राफ्टिंग इंग्लिश में आप हमेशा पढ़िए। मैंने 10-12 ड्राफ्टिंग मैंने बुक्स आती हैं उनकी, उसमें ड्राफ्टिंग पढ़िए कैसे ड्राफ्टिंग किया जाता है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मेट ऑफ प्लीडिंग एंड एग्रीमेंट इन योर कॉपी। मतलब प्लीडिंग और एग्रीमेंट ये तो मैं बता चुका हूँ। प्लीडिंग और एग्रीमेंट जितने भी उसके वो होंगे ना ड्राफ्टिंग होगी, ये सारा चीज को आपको हमेशा पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है और अपने कॉपी में नोट बनाते रहना है। ये कॉपी में बनेगा, ये डायरी में नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक प्लीडिंग एक एग्रीमेंट का तो आप नहीं बनाएंगे ना, आप मिनिमम 10 से 12 पढ़ेंगे, उसमें से 2 से 3 को नोट बनाएंगे तो वो डायरी में बनेगा। आपको मेंटेन करना है। देखेंगे कि आप एक वकील के पास लाखों करोड़ों बुक पढ़े रहते हैं, मतलब 10-10 मैं अपने सीनियर एडवोकेट्स को देखा हूँ कि 10-10 12-12 लाख का बुक खरीद के रखे हैं। भाई ऐसा तो नहीं कि बस अपने पैसे से खरीदते हैं उसको पढ़ते नहीं होंगे, जरूर पढ़ते होंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करें, लाइब्रेरी यूज करिए। जो भी आपके रीच में आ पा रहा है इंटरनेट, ये सबसे ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए कि एग्रीमेंट कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, एग्रीमेंट को डाउनलोड करके पढ़िए। अब 8 नंबर पॉइंट, हाउ टू डू आर्गुमेंट इन कोर्ट रूम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आर्गुमेंट ही तो सब कुछ है। अल्टीमेटली हमारा मेन एम ही आर्गुमेंट है। तो आर्गुमेंट में क्या करना है ना आपको कि आपको आर्गुमेंट देखना है कि कोर्ट रूम के अंदर आर्गुमेंट हो कैसे रहा है, क्रिमिनल हो सिविल हो, ये जा जाके आपको 10 से 4 के बीच में आर्गुमेंट देखते रहना है हमेशा। जब भी देखेंगे मेरे पास काम नहीं है, कोई काम नहीं है कोर्ट से रिलेटेड, घर का काम नहीं बोल रहा हूँ मैं, बार बार याद रखिएगा, कोर्ट से रिलेटेड। घर का काम तो आप 10 जन्म भी लगा देंगे तो भी घर का काम खत्म नहीं होने वाला। और वी ऑल आर मैंने फैमिली मैन, ठीक है, हम लोग फैमिली मैन से बिलोंग करते हैं तो हम लोग का घर का काम रहता ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर में 10 नौकर पड़े हुए हैं उसको बोले जाओ सब्जी ले आओ, तो ऐसा नहीं होता है। चलिए वो बात की बात है। तो कोर्ट में जैसे ही अब सीनियर एडवोकेट के पास जब भी काम नहीं है, मतलब आपके लिए काम नहीं है, तब आप क्या करिएगा, कोर्ट में जाकर, कोर्ट रूम में जाकर आप देखिए कि आर्गुमेंट कैसे चल रहा है, कि वो किस बात पे कैसे किया, किस चीज को। जैसे कि मतलब अगर आप जय भीम मूवी देखे होंगे तो उसमें देखिएगा कि वो हर एक स्टेटमेंट, हर एक प्रूफ एकदम जल्दी एक बार में प्रोड्यूस नहीं करते रहे। सर मेरे पास ऐसा प्रूफ है, हम दे दिए, ऐसा नहीं है। अपने आप को ढीला नहीं करना है। अगर आप जैसे प्रूफ दे देंगे ना, दूसरा वाला क्या करेगा, धीरे से उसको काट देगा, कह रहे हम भी ऐसा प्रूफ ला सकते हैं, ठीक है। वो क्यों, वो डेट मांगेगा ना। अब डेट जैसे ही मांग रहा है, वो स्टाइल कैसा है कि डेट कैसे मांगना है, वो फंस गया है तभी डेट मांगता है। देखिए एक वकील जब भी फंसता है ना तभी जज साहब से डेट मांगता है कि मेरे को और प्रिपेयर होना है। तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है या फिर एविडेंस है वो जाकर प्रोड्यूस करती है। किस समय कौन एविडेंस, ये केस देख देख के आपको सीखना पड़ेगा, किस समय कब कहाँ किस तरह से एविडेंस को कोर्ट रूम में प्रोड्यूस करता है, ये सारा चीज आप देख के ही सीखेंगे। 9 नंबर पॉइंट, नोट डाउन योर डेली प्रॉब्लम्स एंड डिस्कस। अब क्या होता है ना कि आपको प्रॉब्लम, इतना सारा काम जब आप करिएगा तो आपको प्रॉब्लम तो आएगा। तो प्रॉब्लम करने में, प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग बाय discussing with senior advocates. When we start discussing with senior advocates about your own problems, they will going to solve that problem, because at that time
when you are in any cases, if you bring any cases to the senior advocate, he will going to tell you how to manage that case. तो इसलिए आपको हमेशा अपने प्रॉब्लम्स को और अपने केस को हमेशा डिस्कस करना पड़ेगा सीनियर से। ऐसा नहीं छुपा के रखना कि भाई मेरा प्रॉब्लम है लोग हंसेंगे या फिर मेरा केस है लोग ले लेंगे, नहीं। अगर वो केस आपसे हट के कहीं और जा रहा है, दैट मीन्स यू हैव नॉट गिवन योर 100% इन दैट केस। कोई भी केस अगर बाहर जा रहा है आपसे, दैट मीन्स आप 100% नहीं दे रहे। 10 नंबर 1 ईयर ऑफ जूनियरशिप, सबसे इंपॉर्टेंट है 10 नंबर की 1 साल से ज़्यादा, 1 ईयर, ओनली 1 ईयर से ज़्यादा किसी भी सीनियर के पास प्रैक्टिस मत करिएगा। सिर्फ 1 साल दीजिएगा अपने लाइफ का, जो कि मैं शुरू को ही बोला था कि मतलब 5th ईयर से या 3rd ईयर से जब आप बाहर निकले एडवोकेट लाइन से, तो आपको सिर्फ 1 साल देना है, उसके बाद नहीं देना।